हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका ये जो क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका लास्ट ईयर का साइंस का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इस पेपर को करने के बाद ना आपको ये आइडिया मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके साइंस के क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं फाइनल एग्जाम के, और किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का। ये सारे जो डाउट्स हैं ये आपके क्लियर हो जाएंगे इस पेपर को करने के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ध्यान से समझना। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। और एक बात और, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। एंड इंग्लिश मीडियम में ये दे रखे हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा खंड क का। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में करते हैं। देखो, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बोला है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस जो होता है ये सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, वैसे तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं कोई भी, वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखो, ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, ये पूरा आप पढ़ सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा उध्रुवपातन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। यानी कि ये जो चार हमें दिए हैं, इनमें से कौन सा गैसियस स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नहीं है इसमें बोला है, ध्यान से समझना। तो देखो, यहां पर बोला है नो डेफिनिट शेप, ये तो हमारा सही है, लेकिन यहां पर नोट का बोला गया है। ठीक है, हाई कंप्रेसिबल होता है, ये भी सही है हमारा। हैव फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी भी होता है हमारा इसमें, लेकिन डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है गैसियस स्टेट का, उसमें डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता, इसीलिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा गैसियस स्टेट होता है ना, उसका डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसीलिए सेकंड का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखो, ये रहा, कौन सा गैस का गुण नहीं है? निश्चित आयतन, ये हमारा गैस का गुण नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। चारों में से बताना है कौन सा केमिकल चेंज है। देखो, पहला ही ऑप्शन दे रखा है बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। केमिकल चेंज का मतलब रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चारों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो हमारा बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना, यही होता है केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि नई जो हमारा इसमें जो नया सब्सटेंस है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी को जलाने पर नया सब्सटेंस बनता है, और जो प्रॉपर्टी होती है ना वो भी चेंज हो जाता है, तो इसीलिए बर्निंग ऑफ वुड हमारा केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑन वुड, ये भी फिजिकल चेंज है। एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक गुण है, भौतिक बदलाव है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। तो इसीलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड। आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के बारे में, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा थर्ड का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें फोर्थ क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया इसमें। देखो, इसमें कैल्शियम है सबसे पहले, तो हमारा जो कैल्शियम होता है यानी कि Ca, ये है, और दूसरा है फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? ये होता है हमारा PO4। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? संयोजकता 2 होती है। एंड PO4 यानी कि फॉस्फेट का क्या होता है वैलेंसी? तो ये 3 होता है। अब इसको हम इस तरह से क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा Ca एंड ये 3। इसके बाद ये हमारा है
CO4 और ये 2 हमारा ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो Ca3 ब्रैकेट में PO4 और ये 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, इसीलिए इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमें पता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमें बताना क्या है, हमें रेशो बताना है कार्बन एंड ऑक्सीजन का बाय मास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसका मास कितना होता है, 12 होता है, एंड ऑक्सीजन यहां पर है, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16, लेकिन यहां पर 2 है, O2 है, तो इसीलिए 16 प्लस 16 यानी कि 32। तो यहां पर O2 का हमारा कितना मास हो जाएगा 32। अब यहां पर रेशो बताना है, तो ये रेशो का साइन लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, यानी कि 3:8 आएगा। तो 3:8 ये रहा बी ऑप्शन में इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5th का बी ऑप्शन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यहां पर Na यानी कि सोडियम एंड Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो सोडियम एंड मैग्नीशियम में कितने कितने न्यूट्रॉन्स होंगे वो हमें इसमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी जो एलिमेंट होता है ना, उसमें जो नीचे लिखा होता है वो होता है हमेशा एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है हमारा मास नंबर। तो यहाँ पर सोडियम में देखो नीचे लिखा हुआ है 11, यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी यहाँ पर नीचे देखो लिखा हुआ है 12, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। हमें न्यूट्रॉन पता लगाना है दोनों में कितना कितना होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना, मास कैसे निकालते हैं, मास जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को ऐड करके क्या आता है, मास आता है। ठीक है, तो आपको इसमें सोडियम एंड मैग्नीशियम का मास पता होना चाहिए। तो हमें जैसा कि पता है कि जो सोडियम होता है ना उसका मास कितना होता है 23 होता है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाले हम, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि हमें पता है कि सोडियम का मास 23 होता है, तो इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे किसको, प्रोटॉन को, तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब प्रोटॉन कैसे माइनस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम जो है इसका प्रोटॉन कितना होता है। तो देखो एक बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका प्रोटॉन भी होता है। तो सोडियम का इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए प्रोटॉन भी इसका 11 होगा। तो इसीलिए प्रोटॉन हमें पता चल गया 11, तो 23 में से 11 माइनस करके क्या आएगा 12, यानी कि 12 आ गया न्यूट्रॉन किसका, सोडियम का। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी निकालेंगे, तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम का मास पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का मास होता है 24, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, इसका प्रोटॉन। तो देखो प्रोटॉन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा, तो 12 माइनस करके ये बचेगा 12। तो इसका भी न्यूट्रॉन 12 है एंड सोडियम का भी 12 है, तो 12 एंड 12 ये रहा बी ऑप्शन में, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, ये रहा हमारा सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 12 और 12 होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, किसी तत्व के समस्थानिकों में होता है। तो देखो इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है उसका क्या, यानी कि आइसोटोप का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या गुण होता है, ये आपको पता होना चाहिए आइसोटोप के बारे में। तो देखो आइसोटोप्स जो होते हैं ना उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है ना वो भी हमारा सेम ही होता है। यानी कि आइसोटोप में आपको ध्यान रखना है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा गलत है, यहां पर डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी बोला गया, ये भी गलत है। सेम एटॉमिक नंबर ये रहा सी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी वालों को आइसोटोप्स बोला जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक एग्जांपल बताता हूं इसका, जैसे कि हमारा होता है क्लोरीन। क्लोरीन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा 17 होता है एंड यहां पर इसका मास
जो होता है मास नंबर वो 35 एंड दूसरा जो क्लोरीन होता है इसमें भी एटॉमिक नंबर 17 बट मास नंबर क्या होता है 37। ठीक है, तो ये होगा। एक और होता है आपको पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, दूसरा जो होता है हमारा हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 एंड तीसरा जो एटॉमिक नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर ये भी 1 ही होता है एंड मास नंबर 3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्रिटियम, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आइसोटोप है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी मीडियम में पढ़ लो। देखो इंग्लिश मीडियम में मैं समझा रहा हूं यहां पर। ये रहा, विच सेल ऑर्गेनेलिज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग, यानी कि बॉडी में पॉइजन्स एंड ड्रग को डिटॉक्सिफाई करने में यानी कि खत्म करने में, हटाने में जो कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता होना चाहिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम SER बोलते हैं। ठीक है, SER, तो आपको SER का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी इसका ये रहा C ऑप्शन, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो आपको पता होगा शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी कि D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है, जो पौधे होते हैं उसका सबसे ऊपरी भाग, इसके अलावा जड़ में भी पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। तो प्लांट में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है वो किस में होती है, इन चारों में से। तो ये होता है हमारा एपिकल मेरिस्टम में। ठीक है, और ये हमेशा जो प्लांट होता है उसके टिप पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रूट होता है उसके भी टिप में पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टम। तो इसका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो किस पाथ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट एंड जो उसका डिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू किया और ऐसे मूव होता गया एंड दोबारा यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस कंडीशन में 0 होगी, बट हमारा जो इसमें डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हमारा जो है ऑन स्ट्रेट पाथ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट भी इसका बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका 10th का A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हिंदी मीडियम में हो जाएगा हमारा, ये रहा क्वेश्चन, किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करती है, तो सीधे पथ पर गति करती है तब होता है ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो उसमें हमारा क्या होगा कि चाल जो है वो स्थिर होगा। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में ये रहा, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, तो कोई भी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है तो वो बॉडी हमारा जो है, बॉडी का जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हमारा इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब स्पीड जो है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए किस टाइप का इसका ग्राफ होता है स्पीड कांस्टेंट का। तो जैसे कि ये हमारा हो जाएगा इसमें S एंड ये T, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है स्पीड कांस्टेंट का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 11th का हमारा A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली ड्यू टू। तो कोई भी पर्सन किसी बस में वो खड़ा है या फिर बैठा है और बस जब स्टार्ट होती है तो वो जो इंसान है, जो पर्सन है वो खड़ा है बस में, तो पीछे की साइड गिर जाता है। ऐसा क्यों? तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन के जो तीनों लॉ है उसके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। और लॉ ऑफ इनर्शिया को हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इसीलिए इसका ये
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये रहा हमारा हिंदी में, जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, क्यों? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है वो? संवेग के कारण। ठीक है, देखो यहां पर ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, वाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग पोजीशन में है, तो वो अगर किसी पर्सन से टकराएगी तो वो पर्सन इंजर्ड क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू मोमेंटम। क्यों? जैसे कि देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग पोजीशन में है, मूविंग में है, यानी कि मोशन में है, और मोशन के कारण क्या आता है? वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसमें यहां पर देखो वेलोसिटी आ रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ड्यू टू मोमेंटम, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी, यानी कि स्मॉल जी जो होता है ये इसका वैल्यू इन चारों में से क्या होगा? सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, क्या इक्वेटर एंड पोल्स पर सेम रहता है? बिल्कुल भी नहीं। लेस ऑन पोल्स, ये भी गलत है, क्योंकि पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना वो ज्यादा होता है, इसमें बोला है लेस यानी कि कम, तो ये इसीलिए गलत हो गया। लेस ऑन इक्वेटर ये सही हो जाएगा हमारा, इक्वेटर पर कम होता है, क्योंकि देखो जो हमारा पोल्स होता है ना, पोल्स पर रेडियस कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, एंड जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कम होता है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है ये, तो इसीलिए लेस ऑन इक्वेटर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी है हमारा कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा तो विषुवत रेखा पर कम होगा। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जो त्रिज्या होती है यानी कि रेडियस वो ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बोला है, जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। आपको पता होगा स्थिर रहती है। देखो यहां पर हिंदी मीडियम में हो गया, इंग्लिश मीडियम में देखो, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जैसे कि मान लो यहां पर ये हमारा अर्थ है, इस पर कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा जीरो होगा। लेकिन जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को यहां इतना तक फेंका गया है, अब ये जो पोजीशन है ना, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर हमारा ये अर्थ है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट का, इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में ये हमारा इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, बट काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा ये इस कंडीशन में इसका जीरो होगा। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे कि मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल 20 है, ये जस्ट हमने एग्जांपल के लिए 20 लिया है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल मिड में यानी बिल्कुल बीच में आ गया, तो इस सिचुएशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 10 होगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी 10 होगा। 10 एंड 10 20 हो गया। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपने पढ़ा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें जो इसका टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो वर्क डन जो होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता? डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड इस पे भी डिपेंड करता है, एंगल्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पे भी, एंगल्स के बारे में आपको पता होगा कि एंगल्स पे भी जो वर्क डन होता है ना वो डिपेंड करता है। ठीक है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस पे नहीं करता, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि वर्क डन यानी कि W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 से 20 जो है ये असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। ये रहा हमारा,
असर्शन में बोला है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में यानी कि जो रासायनिक पदार्थ होता है उसमें, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जो एलिमेंट है यानी कि तत्व है वो हमेशा यहां पर प्रेजेंट होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात में, मास के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार। तो हमारा असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड रीजन में बोला है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके डिफरेंट मास होते हैं, अलग द्रव्यमान होता है और अलग उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण भी होता है। तो ये भी हमारा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बट ये जो रीजन है ये इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन में यहां पर बोल रखा है बोथ ए एंड आर रेयर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसीलिए बी करेक्ट हो जाएगा हमारा 17 का। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, बिल्कुल सही है। एंड विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण विभिन्न होता है, ये भी सही है। तो इसीलिए 17 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 18 क्वेश्चन, उपास्थि एक संयोजी ऊतक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ या दब सकता है, बिल्कुल सही है। हमारा जो उपास्थि होता है हमारा वो संयोजी ऊतक का प्रकार है और ये आसानी से मुड़ भी जाता है और दब भी जाता है। रीजन में बोला है कि इसमें बहुत ही मजबूत पैक किया गया आधात्री और कोशिका है, ये भी सही है। इसके अंदर बहुत ही मजबूत हार्ड जो होता है वो पैक किया गया आधात्री और कोशिका होता है, तो इसीलिए ये भी सही है। लेकिन इसमें भी इस असर्शन का ये जो रीजन है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए 18 का भी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। कार्टिलेज हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है और ये आसानी से बेंड हो जाता है। रीजन में इट हैज वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स एंड सेल, ये भी सही है। तो इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th, इसमें असर्शन में बोला है इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड, बिल्कुल सही है हमारा कि किसी भी जो ग्राउंड है उस पर एक जो बॉक्स रखा है, भारी बॉक्स, उसको खींचना या फिर उसको धक्का देना ये डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल सही है हमारा। एंड रीजन बोला है हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, ये भी सही है। जितने ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होता है, तो ये भी हमारा सही है। एंड इस असर्शन का ये जो रीजन है ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें असर्शन में बोला है कि रोटेटिंग अ क्रॉप इन द फील्ड इट्स इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। तो जो फील्ड होता है उसमें क्रॉप का रोटेशन क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहा जाता है, तो इसीलिए असर्शन हमारा सही है। रीजन में बोला है दिस प्रिवेंट्स द डैमेज बाय पेस्ट, ये गलत है। क्या ये जो क्रॉप रोटेशन हम करते हैं फील्ड में तो इससे जो ये पेस्ट होते हैं यानी कि जो कीड़े होते हैं वो नहीं लगते क्या, यानी कि वो रुक जाते हैं, कीड़े जो होते हैं क्रॉप में वो लगना बंद हो जाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा गलत है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो सी ऑप्शन में हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर, सी ऑप्शन में ये रहा ए इज ट्रू यानी कि असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमारा 20 नंबर के क्वेश्चन में ए जो है वो ट्रू था एंड आर यानी कि रीजन फॉल्स था, इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हिंदी मीडियम में भी है, किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो टाइम जो होता है यानी कि कुछ टाइम के बाद नया क्रॉप को उगाते हैं, फिर उसके कुछ टाइम के बाद नया क्रॉप को उगाते हैं, तो ये होता है जब किसी खेत में किसी फील्ड में, तो उसको हम फसल चक्र बोलते हैं। एंड असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है क्योंकि इसमें बोला है यह कीटों से होने वाले नुकसान को रोकता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसीलिए 20 नंबर के क्वेश्चन का सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने हैं एमसीक्यू, टोटल 20 एमसीक्यू थे। ठीक है, हमने सभी को कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा खंड ख यानी कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है। तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस है ना यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए यानी कि अगर आपको पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको एक्चुअल में पार्ट 2 वीडियो की नीड है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वाकई में जरूर चाहिए पार्ट 2 वाला वीडियो। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वाला वीडियो इसका भी सॉल्यूशन आगे लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। ठीक है,
और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।